नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मैं अंबेडकर नगर से बोल रहा हूँ, मदरसा शिक्षक हूँ। हम्म। मेरी समस्या है हम्म। कि मैं बीए और डीएलएड किया हूँ। डीएलएड मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NIS। अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए एक हम्म। योजना के तहत NIS से डिप्लोमा डीएलएड करवाई। कराया था। हाँ। हाँ, तो इसकी 2017 मान्यता के बारे में। 2017 से 2019 के बीच में। जी सर, जी सर। हम्म। तो मैं आधुनिक शिक्षक हूँ मदरसे में। अच्छा। बीए और डीएलएड है हमारी डिग्री। तो आपने बीए किया था और डीएलएड वो वाला आपने किया जो NIS से कराया गया था। इसके अलावा आपने जी, और कोई ट्रेनिंग किया है शिक्षक वाली? शिक्षक वाली और ट्रेनिंग 2009 में सरकार ने डाइट पे करवाया था, 15 दिन की ट्रेनिंग। अच्छा। हमको वेतन केंद्र से केंद्रांश के रूप में मानदेय 6,000 रुपये मिलता है। हम्म। तो तो जो क्या, 15। और जो एमए किए हैं हम्म। हम्म। जो एमए किए हैं और डीएलएड किए हैं उनको 12,000। हम्म। तो क्या प्रशिक्षित होने के बाद मुझे 12,000 मिलना चाहिए या नहीं, या इसके लिए क्या व्यवस्था है, बताने का कष्ट करें। देखिए, विशेष तौर पर मदरसा में क्या क्या योजनाएं हैं हमें पूरी उसकी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति में है और इसके पहले जो चीज़ें आई हैं और चल रही हैं हम उस पे जो है जानकारी दे सकते हैं। तो जो आपने बताया कि आप जो है NIS डीएलएड किए हैं, जी तो ये जो NIS डीएलएड है ये दूरस्थ माध्यम से कराया गया है, ताकि जी जो लोग भी कहीं भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंट में या कहीं भी, और उन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया है, जी तो उनके लिए था वो अपना शिक्षण कार्य करते हुए ये ट्रेनिंग कर लेंगे। ठीक है। जी। इस ट्रेनिंग को करने के बाद उनको क्या कहाँ मौका दिया जाएगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई अभी तक। ठीक हम्म, है। और जो NIS है उसको एनसीटी ने मान्यता इस कोर्स को कराने का दिया है। अभी तक इस कोर्स को किस लेवल पर लिया जाएगा, प्राइमरी लेवल पर, प्री प्राइमरी लेवल पर, जूनियर कहाँ लिया जाएगा, इसके बारे में एनसीटी ने कोई अप्रूवल नहीं दिया है। अलग अलग राज्यों में तरह तरह के लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो जी कभी कोई राज्य कुछ देती है, कुछ राज्य जो है कहीं पर नहीं दे रही है, तो तरह तरह के विवाद बन रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। अभी जी तक कहीं भी स्पष्ट तौर पर कंफर्म कुछ नहीं हुआ है कि किस NIS डीलर वालों को क्या कहाँ रखा जाएगा। ठीक है। सर। तो वो सर, चीज़ रखे जाने क्लियर। की बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा एक मिनट, कहना है एक कि। मिनट, अभी हम एक कोर्स की बात कर रहे हैं, हम अभी आप पर आ रहे हैं। अभी हम सिर्फ जी NIS डीएलएड की बात कर रहे हैं, एक कोर्स की। तो ये जी NIS डीएलएड वालों को जब तक एनसीटी अपने यहाँ से लेटर जारी करके स्पष्ट नहीं करेगी कि ये कौन सा टेट दे सकते हैं और किस लेवल के शिक्षक बन सकते हैं, तब तक ये कन्फ्यूजन जारी रहेगा और इसका परमिशन सिर्फ एनसीटी ही देगी। और आपने बताया कि आप मदरसा में ऑलरेडी हैं, पढ़ा रहे हैं और 6,000 रुपये आपको मिल रहा है ना? जी। तो मदरसा का सिस्टम पहले क्या था और अभी हम्म क्या है पूरी तरह हमें नहीं क्लियर है, लेकिन हम्म। आप बता रहे जैसा कि 6,000 आप पा रहे हैं और जो एमए किए हुए हैं उनको 12,000। हाँ। तो हम्म स्पष्ट है कि ये संविदा पर आप लोग हैं, परमानेंट नहीं है, हम्म। है ना? लेकिन वेतन हम लोगों को 12 महीने का मिलता है सर। वेतन 12 महीने का मिलता है, 11 महीने का मिलता है, 11 महीना 25 दिन 26 दिन का मिलता है, वो मायने नहीं रखता है। आप क्लियर कीजिए कि आप संविदा शिक्षक हैं या अस्थाई हैं, आपको ग्रेड पे मिलता है क्या मैं पूरा? मैं यहाँ मानदेय पे हैं, मानदेय। तो मानदेय का मतलब ये हो गया कि आप संविदा शिक्षक हैं। 12 महीने हाँ। का पेमेंट सरकार दे दी, उससे कोई मायने नहीं रखता है। संविदा अच्छा। संविदा ही होता है। ठीक है। वो हम्म पुरानी सरकारों ने जो है गड़बड़ियां की कि पूरा 365 दिन का वेतन दे रहे हैं, जबकि संविदा में ऐसा होता है कि पूरे 365 दिन न दे करके एक दिन 2 दिन या एक आध महीने काट दिया जाता है। हाँ, कम कर देते हैं। हम्म। खैर वो कम किए या पूरा दिए वो मायने नहीं रखता है, संविदा संविदा ही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कस्तूरबा है, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, ये भी जी संविदा वाले हैं। और
इन लोगों को भी परमानेंट करने की मांग की जाती रही हमेशा, लेकिन अभी तक परमानेंट हुए नहीं, क्योंकि कोई भी संविदा शिक्षक या संविदा कर्मी किसी भी विभाग में, रोडवेज में भी हैं और भी अन्य विभागों में हैं, सब मांग करते रहते हैं कि हमको जो है परमानेंट किया जाए, परमानेंट। लेकिन परमानेंट जी। करने का इस तरह का कोई रूल नहीं बना है कि डायरेक्ट कर दिया जाए। रूल ये है कि विज्ञापन जारी होगा, जो पद खाली होंगे उन पर विज्ञापन जारी होगा। आप चूंकि संविदा कर्मी रहे हैं तो आप कुछ नंबर छूट दे दिया जाए, उम्र में छूट दे दिया जाए, या कुछ अलग तरीके का छूट दे करके अतिरिक्त जी। लाभ दिया जा सकता है, डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आने वाले टाइम में अगर मदरसा में परमानेंट भर्ती निकलती है, गवर्नमेंट आप लोगों को वहां पर कुछ वेटेज दे सकती है, उम्र में छूट दे सकती है या अन्य कोई छूट दे सकती है, लेकिन ये उम्मीद कीजिए कि आपको वहां पर कभी वो परमानेंट करेंगे, परमानेंट नहीं हो सकते। और दूसरा जो मानदेय मिल रहा है, वो मानदेय बहुत बढ़ करके कभी होगा 2-4-5 हजार बढ़ जाएगा, मान लीजिए 10 हजार हो जाएगा, 15 हजार हो जाएगा, इससे ज्यादा कहीं भी गवर्नमेंट दे नहीं रही है। शिक्षा मित्र भी 10 हजार पा रहे हैं, अनुदेशक भी 8-9 हजार पा रहे हैं, कुछ राज्यों में थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं। तो वो तब भी जब भी मानदेय बढ़ेगा तो उसका एक फिक्स रहेगा कि नहीं 15 हजार है तो 15 हजार ही मिलेगा, 20 हजार तो 20 हजार ही। और वेतन में क्या होता है कि ग्रेड पे लग जाता है, उस ग्रेड पे के अनुसार आपको वेतन मिलता है, साथ ही और अन्य जो भी टीएडी और न जाने क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी चीजें जुड़ती रहती हैं, समय समय पर महंगाई भत्ता वत्ता और सारी चीजें बढ़ती रहती हैं, तो वेतन हमेशा 6 महीने साल भर में बढ़ता रहता है। तो पहले तो परमानेंट आप एक ही माध्यम से हो सकते हैं, और वो विज्ञापन जब जारी होगा उस विज्ञापन में फॉर्म भर करके तब। ये क्लियर है? और दूसरा, आपने जो एनआईएस से डीएलएड किया है वो किस लेवल के लिए बना है, अभी तक एनसीटी ने नहीं बताया है कि प्राइमरी में जाएंगे कि प्री प्राइमरी में। मेरे जो जानकारी में है, एनआईएस डीएलएड प्री प्राइमरी में लिया जाएगा। तो आपने जो डिग्री कर लिया है, एनआईएस डीएलएड वाला लिया है, तो भविष्य में जब प्री प्राइमरी की भर्ती निकलेगी उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा सर, हम्म। एक स्पष्ट करने का कृपा करें। जैसे हमने 2 साल का डीएलएड ये डिप्लोमा किया एनआईओएस से और प्रशिक्षित हो गए, और जिन्होंने जो एमए वाले थे, एमबीए थे और कुछ एमए थे, एमए वालों ने भी किया, तो समान कार्य समान वेतन क्या हम पे नहीं लागू होता? बिल्कुल नहीं। आप किसी भी जगह जाएंगे इस तरह का कोई नियम होता ही नहीं। समान कार्य समान वेतन ये तब लागू होता है जब समान योग्यता समान प्रक्रिया के तहत आप समान पद पर हों। अच्छा, जैसे आप मान लीजिए परमानेंट नियुक्ति आपकी हो गई, परमानेंट नियुक्ति हमारी भी हो गई, एक ही पद पर हैं, एक ही समय नियुक्ति हुई है, एक ही दिन हम लोगों ने ज्वाइन किया है, और आपको कम या ज्यादा मिले या हमें कम या ज्यादा मिले, तब हम कह सकते हैं समान कार्य समान वेतन। जब आप परमानेंट नियुक्ति पर होंगे तब। संविदा में कहीं भी समान कार्य समान वेतन इस तरह का कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट वहां पर जो भी संविदा में कुछ भी नियम बने ही नहीं है अस्थाई, इस सीधा जानिए, जितने भी नियम बने हैं अस्थाई नियुक्तियों के लिए बने हैं, संविदा के लिए इस तरह का इतना विस्तृत नियम बना ही नहीं। संविदा का मतलब है गवर्नमेंट जो भी उसके दिमाग में आएगा कि ऐसा ऐसा करके हमें ये काम चला लेना चाहिए, तो उस वो वैसी, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी आ जाए, आज से 10 साल 20 साल पहले भी यही था और अब भी वही है। संविदा में अभी हमें तत्कालिक रूप से मान लीजिए कुछ लोगों की जरूरत है, कोई काम कराना है, मान लीजिए जैसे कोरोना की बात कर लें, कोरोना जैसे आया, अब हमें इंजेक्शन लगाने के लिए घर घर जा करके या फिर कैंप लगा करके इंजेक्शन लगाने के लिए लोगों की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने संविदा पर निकाल दिया। लोगों ने जो है देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से फटाक से ज्वाइन कर लिए। अब गवर्नमेंट को अगर जरूरत 3 महीने की है तो 3 महीना रखेगी, 6 महीने की जरूरत है 6 महीना रखेगी, किसी को 5 हजार देगी, किसी को 8 हजार देगी, किसी को 10 हजार देगी, जैसे मन करेगा दे करके अपना काम कराएगी। जिस दिन काम हो जाएगा और उनको लगेगा कि नहीं अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो वो कभी भी वो स्कीम बंद कर सकते हैं। संविदा का यही मतलब होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन सर मेरा और है। आप सर कह रहे हैं कि आप प्री प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अभी हमारी जानकारी में है, ये चीजें भविष्य में होंगी। अच्छा। होने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी जो है वो प्री प्राइमरी में बदला जा रहा है, और 1,87,000 आंगनवाड़ी यूपी के अंदर हैं जी, ठीक है। और आप अपने जिले का देखेंगे तो अगर वहां पर मान लें आपके जिले में अगर 2,000 है, तो इस वर्ष करीब हमें लगता है 500 आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किए गए होंगे, क्योंकि हर जिले में कुछ न कुछ किए गए हैं इस वर्ष। अच्छा,
तो अभी ये धीरे धीरे कन्वर्ट किए जा रहे हैं। और 1,87,000 जब प्री प्राइमरी हैं और वहां पर जब पदों की गणना होगी हर कक्षा में एक शिक्षक के अनुसार, तो करीब करीब 9 लाख पद सृजित हो रहे हैं। अच्छा। और इन 9 लाख पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया धीरे धीरे गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, शुरू करेगी। भर्ती करने से पहले एनसीटी को नियम बनाना होगा कि कैसे भर्ती किया जाए। ठीक है, तो एनसीटी गाइडलाइन जारी करेगी। जिस दिन गाइडलाइन जारी हो जाएगा उसके बाद एनआईएस वालों को या आंगनवाड़ी को या एनटीटी वालों को या शिक्षा मित्र को, जिनको जिनको वो कहेगी हम इनको इस जगह पर लेंगे, तो गाइडलाइन जारी होने के बाद तब उनको मौका वहां मिलेगा और फिर विज्ञापन जारी होगा, तब जिनको जिनको मौका दिया जाएगा वो लोग फॉर्म भरेंगे और नियुक्ति प्रक्रिया जो होगी उसको पूरा करते हुए नियुक्ति पाएंगे। तो इसमें करीब करीब मान चलिए कि अभी आपको कम से कम जो है इस सत्र में इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा सर। और एक आखिरी सवाल मेरा है सर, कि हम लोगों को 2017 के बाद मानदेय केंद्रांश के रूप में सब बकाया पड़ा हुआ है, तो क्या उसके मिलने के चांसेस हैं कि वो लैप्स कर लेगी सरकार? देखिए, जितना भी पैसा लिखित में गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो आज का हो, आज से 10 साल पहले का हो, आपने एक भी दिन काम किया है या आगे आप काम कर रहे हैं, आपका पैसा बन रहा है और वो लिखित में है रिकॉर्ड में, वो पैसा गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। विलम्ब हो सकता है, देर हो सकता है, रोक नहीं सकती है। अगर मान लेते हैं किन्हीं कारणों से रुका, तो आप उसको दावा ठोक करके कोर्ट से ले सकते हैं और कोर्ट आपको वो पैसा भी दिलवाएगी। और साथ ही अगर आपका जो खर्चा वर्चा हुआ होगा, आप वहां कोर्ट में अपनी बात रखेंगे कि हमारा इतना विलम्ब हुआ है, हमें सूद ब्याज के साथ दिया जाए, हमें कोर्ट कचहरी करने में इतने खर्चे आए हैं, तो कोर्ट वो सब कुछ भी दिलवाती है। तो जैसे सर हम लोगों की नियुक्ति एचआरडी मिनिस्ट्री से हुई थी 2090 दशक में, जब यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो मुरली मनोहर जोशी ने योजना लाई थी आधुनिकरण शिक्षकों के लिए मदरसे में। तो हम लोग 2003 में नियुक्त हुए हैं। अच्छा। 2003 में नियुक्ति हुई है और 17 तक 2016 तक हम लोगों को वेतन मिला। बीच में भी 1 साल का लैप्स कर ली सरकार वेतन हम लोगों का। अच्छा। और इधर 16 के बाद जो है ये 4 साल का लगभग लैप्स कर रही है। इधर मतलब इधर 4 साल से नहीं मिला है? 4 साल से नहीं मिला। इधर फिर 20-21 का कुछ महीनों का दिया है। अच्छा, पहले भी दिया है, बाद में भी दिया है, और बीच का जो लैप्स कर रही है वेतन, तो ये सर अनुचित है। इसके लिए सर अगर आपके स्तर से कोई पहल है? देखिए, हम न कोई नेता है, न कोई मंत्री है, न कोई अधिकारी है, हम भी आप जैसे सामान्य व्यक्ति हैं। बस ये है कि जो सिस्टम चल रहा है उसमें लोग तरह तरह के हैं, परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कोई धरना कर रहा है, कोई कोर्ट कचहरी कर रहा है, तो निरर्थक प्रयास कर रहा है। जहाँ पर उसे प्रयास करना चाहिए वास्तव में, कि जहाँ से कोई काम बन सकता है या जो कुछ उसे आगे के लिए देखते हुए करना चाहिए, वो चीज वो नहीं कर रहा है। तो हम सिर्फ एक गाइड करते हैं, लोगों को जानकारी दे देते हैं कि भाई इसको समझिए। आप पहले कोई भी काम करने से पहले अगर आप समझेंगे नहीं तो उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो जैसे शिक्षा मित्र हैं, तो उनको हम बार बार समझाते हैं कि भाई समायोजन वो क्यों गलत हुआ था, क्यों कोर्ट ऑर्डर वो नहीं पढ़े हैं आज तक, तो उनको हम कोर्ट ऑर्डर समझा देते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ वो चीज समझा देते हैं। अब आगे वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या विकल्प है, क्या रास्ते हैं, तो उनको हम जानकारी देते हैं। ऐसे ही बीएड बीटीसी डीएलएड वाले हैं, एनआईएस वाले हैं, जो भी हमसे जो जानकारी मांगता है, हमारे पास जो जानकारी है वो हम जानकारी दे देते हैं। बाकी जो भी होना है सरकार को करना है, विभाग को करना है। और अगर कोई ये सोचे कि हमारे चाहने से, आपके चाहने से या किसी के चाहने से कुछ होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जो सर हम लोगों ने ये डीएलएड किया है, इसकी मान्यता बीटीसी और बीएड के बराबर होगा कि नहीं? आज के तारीख में ये कोर्स बिल्कुल 100% सबके बराबर है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप जाएंगे, ये तो प्राइवेट की बात हो गई, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जब तक एनसीटी अपना गजट नहीं जारी करती है, नियम उसी में लिखा होता है कि वो किस लेवल पर लेंगे, कैसे लेंगे, क्या करेंगे, जब तक वो लेटर नहीं जारी होगा तब तक आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आज जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं, आप देखिए यूपी में ऐसा कोई विज्ञापन नहीं आया जिसमें एनआईएस डीएलएड
की बात की गई हो या टीईटी कोई एग्जाम हो रहा हो और जिसमें एनआईएस डीएलएड की बात की गई हो, वो तो लड़के जाते हैं कोर्ट, तो क्या कोर्ट करेगी? कहीं भाई अंतरिम तौर पर राहत दे रहे हैं, ठीक है इनको भी भरने दीजिए फॉर्म, फॉर्म तो भर लिए, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई तो कोर्ट ने कहा भैया इनका रिजल्ट रोक दो। अब अगर वो रिजल्ट रुकवा दी और कल को कहेगी नहीं इनको जो है, जब नियम ही नहीं है तो इनको रिजल्ट नहीं जारी होगा, तो नुकसान किसका हुआ? गवर्नमेंट का, कोर्ट का, या जो फॉर्म भरा उसका? तो फॉर्म भरे, पैसा बर्बाद अपना किए। गवर्नमेंट क्या चालाकी की, कोर्ट से कह दी भैया ठीक है आप इनको अंतरिम तौर पे दे दीजिए राहत, ये फॉर्म भर लें। लड़कों ने फॉर्म भर दिया और हमारे जानकारी में करीब 30,000 लोगों ने फॉर्म भरा, और जब रिजल्ट आया तो 30,000 लोगों का रिजल्ट रोक दिया गया। अब 30,000 लोगों के हिसाब से 1,000 रुपए पर कैंडिडेट आप जोड़ लीजिए, गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल गया? तो गवर्नमेंट कभी अपना नुकसान थोड़ा ही करती है। कोर्ट आप जाएंगे, जाइए, आप ही का नुकसान करवा देगी। हम बार बार कहते हैं कोर्ट में बैठा व्यक्ति, आपके घर में कोई विवाद है, आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में कोई विवाद है, उस पर न्याय करने के लिए बना है। अगर आपका कोई विवाद गवर्नमेंट से है तो जब भी होगा वो गवर्नमेंट का फेवर लेगी। क्यों? क्योंकि वहां बैठा व्यक्ति गवर्नमेंट का नौकर है, नौकरी कर रहा है। आप ये बताइए, जो जज हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें जो बैठा जज है उसको सैलरी कौन देता है? सरकार देती है। तो सरकार दे रही है तो सरकार के खिलाफ कैसे जाएगा? जी, जब भी कोई फैसला करना होगा तो बुला करके पूछेगा, भैया बताइए हम क्या इसमें, ये चीजें हैं, ये सही है, ये गलत है, ऐसा इसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है, अब आप जो कहिए हम वो कर दें ऑर्डर। अब वो जो कहा जाएगा वो कर देगा ऑर्डर। तो कॉमन सी बात है कि कोर्ट कचहरी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। हाँ, कैंडिडेट का बहुत नुकसान कोर्ट नहीं करती है, कोर्ट भी देखती है कि अहित न हो किसी का। ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह सरकार का ही वो पक्ष लेती है, जहाँ पर नियमतक कोई हकदार है उसके लिए रास्ता बनाती है। जैसे शिक्षा मित्र है, समायोजन तो अवैध हुआ था। अभी कल का न्यूज है कि एक लड़की ने मिर्जापुर में करीब वो कुछ सालों से नौकरी कर रही थी और फर्जी सर्टिफिकेट पे कर रही थी, तो उसको तो जो होना है जेल वेल वो तो होगा ही। पूरी सैलरी जोड़ी गई है 39 लाख रुपए, वो भी उससे लिया जाएगा। लेकिन ऐसा ऑर्डर शिक्षा मित्र में नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि शिक्षा मित्र काफी जो है फिर मतलब सदमे में पहुंच जाएंगे, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता उनका कि अगर रिकवरी की जाती, तो उनको रिकवरी नहीं की गई, पहला। दूसरा, जो उनको ट्रेनिंग कराया गया था वो भी अवैध था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग को भी छेड़छाड़ नहीं किया, नहीं भैया ठीक है ट्रेनिंग इनका वैलिड माना जाएगा। अब इनको मौके दे दिए जाएं ताकि ये भी जो है आगे आकर के जो योग्य हों मौके का फायदा उठाते हुए, तो 2 मौके दे दिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ऑर्डर में कोर्ट ने ये भी लिख दिया कि गवर्नमेंट इनके लिए विचार करे, इनके लिए रास्ता कुछ तैयार करे। तो अपने तरीके से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं गई, लेकिन थोड़ा सा राहत देते हुए जो संभव था वो चीजें कुछ देने के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर दी। तो बस यही चीजें होती हैं। तो एनआईएस डीएलएड जो है वो गवर्नमेंट ने ही बनाया कोर्स, और हमारी जो जानकारी में है वो स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि जो लोग बाहर हैं, यानी कि प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं या कहीं भी पढ़ा रहे हैं और वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि नियम कहता है कि ट्रेंड होना अति आवश्यक है। टीचर को ट्रेंड होना चाहिए। इसी का तो संसद में इसी का तो बिल आया था कि जो अप्रशिक्षित रहेंगे वो 2018 या 19 कौन सा सन तक निकाल दिए जाएंगे, पढ़ाई नहीं पाएंगे। अभी देखिएगा आप, आरटी एक्ट 10 वर्ष पहले 5 वर्ष के लिए था, फिर बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया था, और वो 10 वर्ष 31 मार्च 2019 को पूरा हो चुका है। और इसी वर्ष आप देखिएगा कि एक जो है एडवाइजरी जारी होगी केंद्र सरकार की तरफ से, पूरे भारत में जितने भी अनट्रेंड शिक्षक हैं, टेट की बात नहीं हो रही है, अनट्रेंड यानी कि ट्रेनिंग जो नहीं लिए हैं, टेट पास हो ना हो वो अलग बात है। पहला जो वार किया जाएगा वो ये कि जो ट्रेंड नहीं है उनको बाहर करो आप, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ा रहा हो या गवर्नमेंट में, सब जगह से बाहर करो। प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा सकते। तो पहला जो वार होगा वो ट्रेनिंग पर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मौका दिया एनआईएस डीएलएड निकाल के, भैया आप ट्रेनिंग कर लो, बैठे बैठे कर लो। उसके बाद भी अगर कोई नहीं किया है तो उसको तो जाना पड़ेगा बाहर। तो पहला वार ये होगा। दूसरा होगा इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में कि बिना टेट वाले नहीं लिए जाएंगे, और अगर कोई बिना टेट वाला है, जब से टेट आया है उस दौरान का कोई है, तो उसको देखते हुए कि क्या ये बाहर किया जाएगा या इसको मौका दे सकते हैं टेट के लिए। तो अगर कोई मौका देने वाला हो तो उसको मौका देगी कि भैया हम आपको 2 मौका दे रहे हैं, 4 मौका दे रहे हैं, 6 महीने का, 1 साल का दे रहे हैं, आप टेट पास करके हमें सर्टिफिकेट दे दो, अन्यथा आपको भी बाहर निकाला जाएगा।
तो नियम जो बन चुके हैं, जिस तरफ गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, उन नियमों को अगर व्यक्ति जानता रहेगा तो चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हो या बाहर बैठा हो, वो अच्छे से समझ पाएगा कि हमारे लिए क्या रास्ते हैं। हम बस वही रास्ते बताते हैं, वही आपकी जो कंडीशन है, नियम कानून हर चीज हम बता दे रहे हैं। आप समझ लो कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, और अपना भला देखते हुए हर चीज कर लो। इसमें सर हमारे वाले में क्या चांस है? जैसे हमने कहा कि पहले भी मिला है और बाद में भी मिला है, 20 का वेतन 4 साल का, लगभग 60 महीने का रोक लिया गया है। तो पहला तो देखिए, वेतन हमने पहले ही कहा कि वेतन एक दिन का भी आपका ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, पूरा मिलेगा वेतन। जो भी आप लोग का मानदेय वगैरह रुका है, वो जिन भी कारणों से रुका होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप लोग मदरसा वाले हैं, आप लोगों का हो, चाहे शिक्षा मित्र का हो, या प्रेरक जो कि स्कीम खत्म कर दी गई है उनमें भी रुका हुआ है, तो वो भी पैसा तो सबको मिलेगा, कहीं रुकेगा नहीं। अभी 15 जून से स्कूल खुल रहे हैं, शायद 15 या 20 जून से, तो शिक्षा मित्रों को भी बुलाया जा रहा है। तो शिक्षा मित्रों में कंफ्यूजन है कि मानदेय हमें पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम क्यों जाएं स्कूल। उनको ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट कह रही है, लेटर जारी कर रही है, इस तारीख से आपको आना है, तो जब वो बुला रही है तो वो वेतन भी देगी। उसमें कहीं सोचने वाली बात ही नहीं है कि देगी कि नहीं देगी। जाए या ना जाए, जहाँ आपका अटेंडेंस लग रहा है, जहाँ आपका ऑन पेपर जो है रिकॉर्ड है कि हाँ इस दिन आपको जो है आना रहा है, आप आए हैं, तो वो रुकेगा ही नहीं। देर हो सकता है, वो अलग बात है कि इन कार्डों से देर हो रहा है क्या है, अब उसके बारे में विभाग ही बताएगा। मिलेगा, वो कंफर्म है। हाँ, बस ये है कि हो सकता है कि कुछ प्रयास आप लोग को अपना करना पड़े कि जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको एक लेटर दे दीजिए, जानकारी दे दीजिए, या फिर सीएम पोर्टल पर जो है इसकी जानकारी दे दीजिए, या सीधे एमएचआरडी को रिपोर्ट कर दीजिए कि हम लोग को जो है इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, इतना हम लोग का पैसा रुका हुआ है। अपने तरफ से जो प्रयास करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चल करके आप एनआईएस डीएलएड हैं, हमने एनआईएस डीएलएड के बारे में बता दिया। बाकी मदरसा के लिए क्या नियम कानून है हमें नहीं विशेष जानकारी है। संभव हो अगर तो मदरसा के लिए, यानी कि मदरसा में वही सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो प्राइमरी या गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, गणित, विज्ञान और इंग्लिश, वही सारी इंग्लिश। तो आप कोशिश कीजिए कि अपडेट रहिए, ये सभी विषयों की जानकारी रखिए। अगर संभव हो कंप्यूटर सीख लीजिए, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट ले लीजिए। संभव हो तो कुछ जो है, चाहे उर्दू ही आपका अपना है, कहीं से अगर उर्दू का कोई सर्टिफिकेट मिलता हो तो उसका ले लीजिए कोर्स करके, या जैसे भी। तो मतलब अपने पास क्वालिफिकेशन बढ़ाते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। तो आप जब विभाग में हैं, आपको हर जानकारी होती ही रहेगी, समय समय पर क्या हो रहा है। आप अपने लिए हाथ पर मारते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। आज आप 6000 पर हैं, जल्द ही आप जो है परमानेंट नियुक्ति पाकर 40,000, 50,000, 60,000 पाने लगेंगे। बस अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जानकारी लेते रहिए, ताकि जैसे ही कोई मौका सामने आए तुरंत एक मौका उसमें से अपने लिए ले लीजिए। बहुत सारे लोग हैं अभी भी हमें मिलते हैं, फोन करते हैं, सर हमने इस समय ये कोर्स किया था। अब बताइए, कोई 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले बीएड या कुछ करके बैठा है, आज तक कभी वो फॉर्म ही नहीं भरा। अब भाई आप फॉर्म नहीं भरे तो किसकी गलती, वो तो खुद की है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको जानकारी ही कहते हैं, हमें जानकारी ही नहीं हुई कब आए भर्ती। तो बहुत सारे लोग हैं सोए रह जाते हैं, पर अवेयर रहिए। आज के टाइम में कंप्यूटर आ चुका है, हर हाल में 1 घंटा रोज कंप्यूटर सीखिए, कंप्यूटर सेंटर आसपास होगा ही, 1 घंटा रोज जाइए वहाँ। सर्टिफिकेट देगा तो भी अच्छी बात है, नहीं भी देगा कोई बात नहीं, सीखना जरूरी है, काम आना जरूरी है, हमें हर काम आता है। सर 1900 हेलो सर 1986 में हमने ग्रेजुएशन हासिल किया है। मैं अगर एमए करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। एमए करना चाहते हैं उसके कई माध्यम है। पहला तो एक हो गया, आपके आसपास कोई डिग्री कॉलेज होगा, वहाँ पर रेगुलर आप, तो रेगुलर करने में दिक्कत आएगी कि आप जॉब भी करते हैं तो रेगुलर मत कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बचता क्या है, तो प्राइवेट कर सकते हैं आप। दूसरा एक हो गया कि दूरस्थ शिक्षा से, दूरस्थ शिक्षा के लिए इग्नू है, उससे आप भर सकते हैं। राजर्षि टंडन है अपने यूपी के अंदर, राजर्षि टंडन से कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इग्नू से या राजर्षि टंडन से कर लीजिए, या फिर प्राइवेट करना चाहें तो प्राइवेट फॉर्म भर के कर लीजिए। प्राइवेट हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे 1986 का ग्रेजुएशन है, 1986 में हमने ग्रेजुएशन हासिल किया है।
आपने पिछली पढ़ाई कब किया और आगे आप पढ़ाई अब करना चाह रहे हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे हैं उनके यहाँ एडमिशन की भीड़ लगी रहती है। जैसे मान लेते हैं आपके अगल बगल जो भी डिग्री कॉलेज है, जिस भी यूनिवर्सिटी से वो जुड़ा हो, अब वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही हो, तो वो कह देंगे भैया हम तो बस 2 साल गैप वालों को ले सकते हैं, इससे ज्यादा वालों को नहीं लेंगे। तो वो अपने यहाँ कुछ नियम बना लेते हैं पर्सनली। तो कोई बात, हाँ यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज वाले अपना बना देते ही माना कि नहीं भैया हम तो इन्हीं को लेंगे, या जो अभी पिछले साल तुरंत ग्रेजुएशन करके आया होगा उसी को लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप इग्नू है, राजर्षि टंडन है, वहाँ पर इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जब भी वहाँ पर फॉर्म निकलता है नेट पर चेक करते रहिए, अखबार में पढ़ते रहिए, फॉर्म भर दीजिए। आप जिस भी विषय से एमए करना चाहते हैं, हिंदी से, अंग्रेजी से, या इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, या जो भी विषय से, किसी भी विषय से आपका जो ग्रेजुएशन में नहीं भी था, प्राइवेटली हो सकता है नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए ना दूरस्थ माध्यम से होगा ना प्राइवेट होगा, वो रेगुलर ही होता है। हमारे जानकारी में तो यही है कि साइंस वाले सब्जेक्ट हुए या जैसे भूगोल हुआ, ये सब्जेक्ट का नहीं हो पाता है, हमारी जानकारी में यही है। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे विषय हैं, आपको मास्टर डिग्री लेना है बस, ये आपका है ना। बीए में हमारा इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज और ये ज्योग्राफी था। तो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ जा रहा है, इंग्लिश लग रहा है, इंग्लिश से कर सकते हैं। आप इंग्लिश पर ही क्यों विचार करें, आप तो करने को जो है इतिहास से भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस से भी कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है। आप एमए चाहे जिस विषय से कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। ग्रेजुएशन में रहा हो न रहा हो कोई मायने नहीं रखता है। आप जो है मास्टर की डिग्री ही लेनी है ना, आप इंग्लिश रहा है, अगर इंग्लिश से करना चाहते हैं तो इंग्लिश से कर लीजिए, नहीं कोई आसान विषय देख लीजिए। ज्यादातर लोग जो है सोशल में चले जाते हैं, समाजशास्त्र ले लेते हैं, इतिहास ले लेते हैं, कोई हिंदी ले लेता है, ये सब ले करके कर लेते हैं। तो कर सकते हैं, किसी भी विषय से कर सकते हैं, बस ये है कि वो कोई प्रैक्टिकल वाला हाँ ना हो सब्जेक्ट, बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। चलिए ठीक है। ज्यादातर लोग इतिहास और हिंदी या इस तरह का समाजशास्त्र वगैरह लेकर करते हैं, कोई भी ले लीजिए, इतिहास ही ले लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में लग रहा हो कि इंग्लिश कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कोई विषय लेकर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और कुछ नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपको। चलिए, वेलकम आप जानकारी के लिए। नमस्कार। ठीक, नमस्कार। फिर कॉल करेंगे सर।